तुझे 1000 बार हम कह चुके हैं तू अपनी बक बक बंद कर। तेरे दौर में तो मरीज भी मर गए अस्पतालों में, तो इससे बड़ा बदबख्त कौन है कायनात में? तू होता कौन है? एक मौलाना जो पाकिस्तान में कट्टरपंथ की नजीर बन गया। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। एक मौलाना एटम बम जिसकी जागीर बन गया। आज भी मैं उस बयान उत्ते कायम हां कि अगर हुजूर दे बारे किसी ने कोई खाके बनाने की गल की थी, एटम बम असी उहदे ते सुट देना। एक मौलाना जो इमरान के खिलाफ सड़कों पर तकरीर करने गया। मेरी इमरान साहब से यही गुजारिश है कि आपने जो वादा किया था 100 दिन का, ये वादा किया था आपने कौम को मारने का, आप अगर वाकई दयानतदार हैं या आपके अंदर कोई दम खम है तो इस्तीफा दे के घर चले जाए। एक मौलाना जो व्हील चेयर पर चलता था। हुक्मरानों को और पूरे आलम इस्लाम को इस बात पर मजबूर करे कि वो फ्रांस के साथ ऐलान जंग करे। एक मौलाना जो हर वक्त जंग की बात करता था। कहने जी जंग किसी मसले का हल नहीं, मैंने कहा जंग ही मसले का हल है, जंग ही इस मसले का हल है। मैं अल्लाह के घर बैठे कोई मान कोई नहीं किसी गल ते, इसे दे मान है। आज पाकिस्तान जंग का ऐलान करे, पूरे ट्रंप का हसना बंद हो जाएगा। मोदी ते ट्रंप जड़े हाथ च हाथ पाया, इन्हां दियां मावां भी पिछे रोक जान गया कि मुसलमानों के खिलाफ हाथ च हाथ नहीं पाना। ये बड़े गैरतमंद होंदे हैं। एक मौलाना जिससे नियाजी डरता था। कितने बजे निकलेगी, बंदे कितने होंगे, खत्म कितने तो प्यो दे मुल्क है। 10 जेड़े बैठ तो बड़े उत्ते बैठन सारे किसी का प्यो दादा काले पानी गया होवे। अंग्रेज दियां चुगलियां करते रहे हो, सारे बुजुर्गों को फांसी दिवान लग्या। आज पाकिस्तान के मामे पढ़ते हो, साडी मर्जी जिथे कढ़िए, जिस टाइम खत्म करिए। एक मौलाना जो तख्ता पलट कर सकता था। अफसोस की बात यह है कि एक जो इन्होंने किया टीएलपी ने, हमने हर कोशिश की उनसे बात करने की। आप यकीन करें हर तरह हमने उनको कहा, पहली दफा आने लगे यहाँ, शुक्र है वो हमने हॉलैंड, वो इनके आने से पहले ही हमने खुद इनिशिएट किया हॉलैंड के वजीर से, फिर हमने उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की। आखिर में उन्होंने वो उसको कहा कार्टून वापस ले लो, तो फिर ये रुके, नहीं तो ये फिर पहुंचने लगे थे। अचानक उस मौलाना की मौत हो गई। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान के गले की हड्डी बन गया मौलाना मर गया या मार दिया गया। मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहड़ा बड़ा चंगा बंदा सी या कहड़ा बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। लोगों का इल्जाम भी है कि उनको आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने मरवाया है, क्योंकि पहली बात तो उनकी जो मौत है वो रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई है, और दूसरी बात यह है कि वो अभी ही इसी समय प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में और उनको बड़ी बड़ी चुनौतियां दे रहे थे, और जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें एक बड़ी संख्या के साथ में, आवाम की संख्या के साथ में प्रोटेस्ट में लगे हुए थे। ट्विटर पर #ISI किल्ड खादिम टॉप ट्रेंड कर रहा है। खुद पाकिस्तान में लोगों को यकीन है कि खादिम हुसैन रिजवी के साथ वही हुआ है जिसकी खुलेआम धमकी इमरान खान के मंत्री ने दी थी। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के मंत्री की यह धमकी 100% सच निकली। किसी को पता नहीं चला कि क्या हो रहा है। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने 2 दिन पहले ही इमरान खान के जलसा बैन करने वाले फरमान पर उसे ललकारा था, लेकिन अगले दिन मौलाना का सवेरा नहीं हुआ। पहले तो उसकी मौत की खबर भी दबा दी गई, बाद में कहा गया कि मौलाना कोरोना से मर गया। लेकिन इमरान खान की सरकार झूठ भी
ठीक तरह से नहीं बोल पाई। लाहौर के शेख जायद अस्पताल की डेथ रिपोर्ट ने पूरी कलई खोल दी। न्यूज 24 के पास लाहौर के शेख जायद हॉस्पिटल की वो रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने 55 साल के खादिम हुसैन रिजवी को डेथ डिक्लेयर किया है। डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है कि खादिम हुसैन रिजवी की मौत 19 नवंबर की रात 8:48 पर हुई। शेख जायद अस्पताल के डॉक्टर साना ने रिपोर्ट के नीचे कमेंट में लिखा है कि अस्पताल में मौलाना खादिम हुसैन की लाश को ही लाया गया था, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। इस रिपोर्ट में कहीं भी खादिम हुसैन के कोरोना पॉजिटिव होने का जिक्र तक नहीं है। खादिम हुसैन की मैयत का वीडियो भी इमरान खान के कोरोना वाले झूठ को बेनकाब करता है, क्योंकि अगर मौलाना कोरोना से मरता तो उसके आसपास इतने लोग इकट्ठा नहीं होते, उसकी लाश को ऐसे खुले में नहीं रखा जाता और उसके जनाजे में यूं मजमा नहीं लगता। पूरे पाकिस्तान में सब जानते हैं कि मौलाना के साथ खेल हो गया, ये बताने के लिए कि सियासत कमजोर नहीं है। कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। खादिम हुसैन रिजवी वहाँ के इस्लामिक क्लरिक थे, एक इस्लामिक गुरु थे, वहाँ के रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से उनका नाता होता था और वो तहरीक लबाइक या रसूल अल्लाह नामक एक जो पार्टी है उसका भी उन्होंने गठन किया था। वो बरेलवी संप्रदाय से आते थे और बरेलवी अहमद रजा खां बरेलवी जो कि 19वीं शताब्दी के जो संस्थापक थे उनके विचारों से प्रभावित थे। और कुछ लोगों का मानना यह है कि इन रिजवी साहब को सपोर्ट बहुत सारे जिहादी संगठन भी वहाँ पर करते थे और जो अभी फेमस हुए थे उसके 2-3 कारण थे। एक तो कि पाकिस्तान का जो 295C ब्लास्फेमी लॉ है, तो उस ब्लास्फेमी लॉ में जब भी सरकार वहाँ पे उसको मॉडरेट करने की कोशिश करती थी तो उसका विरोध करते थे। बीते करीब 1 महीने से मौलाना खादिम हुसैन रिजवी इमरान खान के सपनों में आ रहा था। सोते जागते इमरान खान को यही चेहरा डरा रहा था। वजह सिर्फ एक, मौलाना की जहरीली तकरीरें। एली कितने बजे निकलेगी, बंदे कितने होंगे, खत्म के तो द्वारा प्यार दे बोल के। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी अपनी हर तकरीर में इमरान को ललकारता था, उसे सत्ता से उखाड़ फेंक देने की धमकियां देता था। बीते हफ्ते तो मौलाना की एक आवाज पर पाकिस्तान के 4 बड़े शहर जल उठे, लाखों लोग सड़क पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। रसूल की एक ही सजा, रसूल की एक ही सजा। अब ये खबर आ रही है कि मौलाना खादिम हुसैन रिजवी जो है वो अब इंतकाल कर गए हैं। खानदानी ज़राए ने उनकी इस बात की तस्दीक कर दी है, जबकि लाहौर के जो शेख जायद अस्पताल में उनको लाया गया था, हॉस्पिटल ने भी इसको कंफर्म किया है कि उनकी मौत जो है वो बुखार उनको जो था उस वजह से हुई है। अभी इस चीज की कहनी कंफर्मेशन जो है वो अभी बाकी है कि ये खाली बुखार था या उनको मजीद भी कोई ऐसी बीमारी थी। लेकिन अगर कहा जाए कि खादिम हुसैन रिजवी की सियासत का, तो वो एक राइट की जो जमात थी और खासकर पाकिस्तान में सुन्नी मसलक से ताल्लुक रखने वाली बरेलवी सेक्ट के बड़े आलिम दीन थे और उन्होंने पिछले चंद बरसों में बहुत बड़ी तादाद में फॉलोअर्स पैदा किए थे। पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक पार्टी का अध्यक्ष मौलाना खादिम हुसैन रिजवी शुरू से इमरान खान के खिलाफ था, लेकिन जब से फ्रांस में हुए कार्टून विवाद के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद में फ्रेंच एम्बेसी को बंद करने से इनकार कर दिया, तब से मौलाना ने इस्लाम के नाम पर इमरान के खिलाफ जंग छेड़ दी। जंग क्या, जिहाद छेड़ दिया। मौलाना इस कदर बौखला गया कि वो फ्रांस पर एटम बम दागने की तकरीरें करने लगा। आज फ्रांस तो चैलेंज कर रहा
और 10वां एटम बम क्यों रखा तुसी? ओ एटम बम बाहर कटो, बाहर कटो एटम बम नो। हाँ जी, और बाहर कटो एटम बम, ऐलान जिहाद करो और सारे मर जाइए। क़यामत वाले दिन हुजूर के सामने तो शर्मिंदगी नहीं होनी। पाकिस्तान में पूरा 1 महीने तक हंगामा करने के बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी एक तकरीर में 15 नवंबर को इस्लामाबाद चलो का नारा दिया। इसके बाद पाकिस्तान में हालात बेकाबू हो गए, लाखों लोग सड़कों पर आ गए और पाकिस्तान तालिबान बन गया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और फैजाबाद से मौलाना की फौज ने इस्लामाबाद की तरफ कूच कर दिया। मौलाना भीड़ को तख्ता पलट कर देने के लिए भड़काता था, वो मरने मारने की बात करता, यहां तक कि उसने इमरान खान के खिलाफ भी जिहाद छेड़ देने का नारा दे दिया। लेकिन अचानक मौलाना की मौत हो गई। अच्छे खासे हट्टे कट्टे मौलाना की अचानक मौत किसी के गले नहीं उतर रही। खादिम रिजवी बरेलवी जो सेक्ट है उसके लीडर थे, एक इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक लीडर थे, और फजलुर रहमान जो वहाँ पे देवबंदी सेक्ट है उसके लीडर थे। और अभी आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान में जो मोबिलाइजेशन हो रहा है इमरान खान के सरकार में, उसमें सबसे प्रभावी जो मोबिलाइजेशन हो रहे हैं वो जो फजलुर रहमान पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो उन्होंने कई जो ग्रुप्स हैं उनको एकत्रित किया, कई पॉलिटिकल पार्टी को साथ लाने की कोशिश की, तो वो निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए, इमरान खान के लिए खतरा है। अब डिटेल में समझिए कि पाकिस्तान का मौलाना खादिम हुसैन रिजवी था कौन और कैसे उसका कद अचानक इतना बड़ा हो गया कि वो इमरान खान और बाजवा के लिए मुसीबत बन गया। खादिम हुसैन रिजवी की उम्र थी 54 साल। वो पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था, अक्सर पंजाबी बोलता था। मौलाना रिजवी को कुरान का बड़ा स्कॉलर माना जाता था। मौलाना लाहौर के पीर मक्का मस्जिद का इमाम था और अपनी तकरीरों की वजह से पाकिस्तान में उसकी खास पहचान बन गई थी। साल 2016 से पहले खादिम हुसैन रिजवी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन पाकिस्तान में एक एक्टिविस्ट और रिजवी के फॉलोअर मुमताज कादरी की फांसी की सजा के बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का एक वीडियो सामने आया जो बहुत वायरल हुआ। दरअसल खादिम रिजवी ने मुमताज कादरी की रिहाई के लिए तहरीक लिब्बक या रसूलुल्लाह आंदोलन शुरू किया, लेकिन यह आंदोलन 2016 तक एक राजनीतिक पार्टी में बदल गया। 2018 चुनाव में मौलाना रिजवी की पार्टी ने सिंध में 2 सीटें भी जीत लीं और इसके बाद मौलाना रिजवी सीधे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखने लगा। मौलाना ने इमरान खान के तख्त को हिलाकर रख दिया था, इसीलिए मौलाना की जहरीली तकरीरों को खामोश कर दिया गया। खुलेआम धमकी देकर पाकिस्तानियों को बता दिया गया कि कोई धोखे में न रहे, कोई धोखे में ना रहे, कोई इस खुशगुमानी में ना रहे कि रियासत कमजोर है। आप रियासत के मुकाबला नहीं कर सकेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आतंक का कोड 26 नवंबर क्या है, लेकिन उससे पहले देख लीजिए इस वक्त की हेडलाइंस। नागरोटा एनकाउंटर पर बड़ा खुलासा, 26/11 की बरसी पर बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। पीएम मोदी ने गृह मंत्री एनएसए के साथ की हाई लेवल मीटिंग, जवानों की भी तारीफ की। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी तेज, कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा बिगाड़ना चाहते हैं सांप्रदायिक सद्भाव। कोरोना को लेकर अलर्ट पर शिवराज सरकार, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में नाइट कर्फ्यू। 1 से 8 तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक रहेंगे बंद। हरियाणा में 30 नवंबर तक सभी स्कूल रहेंगे बंद। कोरोना के बढ़ते खतरे पर हरियाणा सरकार का फैसला।
कोरोना की पाबंदियों के बीच देश भर में छठ महापर्व की धूम। देश भर के घाटों में उमड़ी भीड़। डूबते सूरज को दिया गया पहला अर्घ। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि समस्याओं का समाधान। एसोसिएट स्पॉन्सर सिम्को ऑक्सीवेदा कोल्ड क्रीम एंड बॉडी लोशन, स्किन को दे 100% मॉइस्चर का भरोसा। सर्वोकॉन गीजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि बिस्किट खाइए और स्वस्थ रहिए। हर हिंदुस्तानी की पहली पसंद, एंथर शूज पहनो बेफिक्र। विमल, बोलो जुबान केसरी। जी हां, तो हम आज आतंक के उस प्लान 26 नवंबर का खुलासा करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान एक बार फिर हिंदुस्तान को कभी ना भूलने वाला, दर्द देने वाला था। आज न्यूज 24 पर नागरोटा का आका बेनकाब होगा। आतंकिस्तान की एक ऐसी साजिश आपके सामने आने वाली है जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। मसूद का 26/11 प्लान कैसे हुआ नाकाम? ट्रक है जिसमें आतंकी सवार थे, असला बारूद अपने साथ लाए थे, उसको भी पूरी तरह से निस्तानाबूद कर दिया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तान की नापाक मंसूबों को किस कदर हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अजहर के 4 अजगर, टेरर का कोड 26 नवंबर के अंदर जो भी छुपा है हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। जम्मू के नगरोटा के बंटोल प्लाजा में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद ही बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया है। 26/11 की बरसी पर वो क्या करने वाले थे? अगर आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो जाते तो अंदाजा लगा लिए किस कदर वो आतंक की वारदात को अंजाम दे सकते थे। 6 दिन बाद लग जाती दहशत की खूनी आग। हमने देखा कि कैसे कायर पाकिस्तान ने 4 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाकर भेजा ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। नगरोटा में कैसे आए थे पाकिस्तान के पालतू? ये आतंकी सांबा सेक्टर के जरिए घुसपैठ करके यहां पहुंचे थे। हम बिल्कुल ही जीरो लाइन पर हैं, सांबा सेक्टर में उस जगह पर मौजूद हैं जिस जगह में कहा जाता है कि पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड हैं। न्यूज 24 पर नगरोटा का टेरर रूट। सांबा में हम मौजूद हैं। इसी जगह से आतंकी जो हैं एक ट्रक में सवार होते हैं, जो कि पहले एक ट्रक इस जगह पर लगा होता है। इसी जगह से जो ट्रक चालक है वो 4 आतंकियों को लेके जाता है। नगरोटा कांड पर विस्फोटक खुलासा। छब्बीस 11 दोहराने का नापाक इरादा। तो देश में 26/11 जैसे खौफनाक आतंकी हमले को अंजाम देने की प्लानिंग थी, वो भी 26/11 की बरसी पर ही। और इसी मकसद से मसूद अजहर के 4 अजगर हिंदुस्तान आए थे। 6 दिन बाद वो अपनी दहशतगर्दी से हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल करने वाले थे, लेकिन हिंदुस्तानी एजेंसियों ने आतंक के कोड 26 नवंबर को वक्त रहते डिकोड कर लिया। और इसके बाद वही हुआ जो होना था। हिंदुस्तानी जाबाजों ने 4 आतंकियों का टिकट काट दिया और सीधे उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। सुरक्षा बलों ने इतना उम्दा काम किया कि इसकी तारीफ खुद पीएम मोदी ने की है। प्लान 26 नवंबर का खुलासा कैसे हुआ, वो कौन सा टेरर रूट है जिसके जरिए दहशतगर्द हिंदुस्तान को दहलाने वाले थे, न्यूज 24 रिपोर्टर आज आपको यही बताने जा रहे हैं।
19 नवंबर 2020, जगह नगरोटा, जम्मू कश्मीर। वक्त सुबह 5 बजे। चावल के ट्रक में चिपकर आए आतंकिस्तान के दहशतगर्दों को सुरक्षा बलों ने इसी तरह जहन्नुम पहुंचा दिया। एक के बाद एक ट्रक में 6 ब्लास्ट हुए और मसूद अजहर के 4 आतंकी चेले अंजाम तक पहुंच गए। नगरोटा के टोल प्लाजा पर एनकाउंटर हुआ और इसी के साथ टेररिस्तान की साजिश का शटर क्लोज हो गया। आतंक की ये साजिश बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि दिल्ली में इसे लेकर हाई लेवल मीटिंग हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश सचिव और खुफिया एजेंसियों के अफसर शामिल हुए। हाई लेवल मीटिंग में नगरोटा कांड को लेकर प्रधानमंत्री को जो ब्रीफिंग दी गई, उसमें बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पीएम को बताया गया कि पाकिस्तान के पालतू आतंकी 26/11 जैसे आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले थे। मसूद अजहर के आतंकी चेले 26/11 की बरसी पर उसी तरह का हमला करने की फिराक में थे। यानी अगर 4 आतंकियों का खात्मा नहीं होता तो ये सिर्फ 6 दिन बाद बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे देते। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, हिंदुस्तानी जवान अलर्ट पर थे, इसलिए टेररिस्तान का नापाक प्लान गोलियों से नाकाम कर दिया गया। हाई लेवल मीटिंग में इस बात की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। हमारे सुरक्षा बलों ने एक बार फिर बहादुरी का परिचय दिया है। जवानों के अलर्टनेस से जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। आतंकी और उनके प्लान का खात्मा हो चुका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का असली काम अब शुरू हुआ है। अब टारगेट पर हैं आतंकियों के मददगार और स्लीपर सेल। नरगोटा मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक में एक बड़ा खुलासा हुआ कि ये जो आतंकी थे 26/11 की बरसी पर एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि न सिर्फ इस हमले के बाद इससे जुड़े हुए आतंकियों की तलाश की जाए, बल्कि उनके जो मददगार थे जिन्होंने इन आतंकियों को जम्मू तक पहुंचने में मदद किया, उनकी भी तलाश की जाए ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। 6 दिन बाद एक और 26/11 जैसे हमला होने वाला था, लेकिन वक्त रहते सुरक्षा बलों ने दहशतगर्दों की नापाक प्लानिंग को फेल कर दिया। बारूद से भरे 1055 नंबर वाले इसी ट्रक में सवार थे टेररिस्तान के 4 टेररिस्ट। चारों आतंकी देश को दहलाने निकले थे। प्लानिंग फुल प्रूफ थी। देश को दहलाने के लिए हथियार और गोला बारूद लेकर चारों दहशतगर्द आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले ही इंडियन आर्मी को इस बारूदी ट्रक की भनक लग गई। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और चारों आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया गया। नरगोटा आतंकी हमले को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों को मुठभेड़ में मार दिया, लेकिन साजिश बहुत गहरी रची गई थी। आखिर ये साजिश कैसे रची गई, किसने रची, कैसे आतंकी भारत में घुसे, इस पर लेकर के विचार मंथन चल रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आतंकी कैसे भारत में घुसने में कामयाब हुए। इन्फिल्ट्रेशन सेक्टर सांबा में हुई, ये जम्मू के एरिया में पड़ता है, और उसके बाद ये ट्रक में बोर्ड करके कश्मीर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया, ट्रक को चेकिंग करने के लिए पुलिस की पार्टी आगे बढ़ी, तो आगे बढ़ते ही इन्होंने ग्रेनेड अंदर से डाला, जिससे पता चल गया कि इसके अंदर आतंकी छुपे हुए हैं। पुलिस पार्टी ने पोजीशन अपनी ली और ट्रक को अपने घेरे में रखा। उसके बाद गोलीबारी शुरू हुई और गोलीबारी चलती रही काफी लंबा अरसा। सीनियर ऑफिसर भी सब मौके पर पहुंच गए पुलिस की तरफ से। बाद में सीआरपी और आर्मी ने भी ज्वाइन किया। सवाल ये है कि आखिर आतंकी क्या करने वाले थे, उनकी टेरर साजिश कितनी खतरनाक थी, उनके टारगेट पर क्या था।
इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 24 के रिपोर्टर पंकज शर्मा टेरर के उस रूट का पता लगाने की कोशिश की जिसे आतंकियों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए चुना था। सांबा में हम मौजूद हैं। इसी जगह से आतंकी जो है एक ट्रक में सवार होते हैं, जो कि पहले एक ट्रक इस जगह पर लगा होता है। इसी जगह से जो ट्रक चालक है वो चारों आतंकियों को लेके जाता है। यहाँ पर सबसे पहले रास्ते में सरोड टोल प्लाजा आता है, वहां पर ट्रक रुकता है। बकायदा सीसीटीवी फुटेज हमारे हाथ लगी है। 19 तारीख की रात को 3:44 पर ट्रक जो है पर्ची कटवाता है, टोल प्लाजा पर आगे जाता है। यहाँ से सांबा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर जब ट्रक जो है बंद टोल प्लाजा पर पहुंचता है, वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद होते हैं वो ट्रक चालक को रुकने का इशारा देता है, लेकिन चालक जो है वो ट्रक को लगातार आगे बढ़ाता है। और आतंकी जो ट्रक के अंदर मौजूद होते हैं वो सुरक्षा कर्मियों पर हैंड ग्रेनेड दागते हैं। बकायदा अंधाधुंध फायरिंग होती है। जो सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे तुरंत मोर्चा संभालते हैं, तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हैं और बाकी जो फोर्सेज है वो भी वहां पर स्पॉट पर पहुंच जाती हैं और चंद घंटों में ही चारों जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का खात्मा सुरक्षा बल कर देते हैं। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए न्यूज 24 के साथ। कमाल का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, स्टार्टिंग से ही पानी से लुहानी। एसीसी है बस, तो फिर ड्रामा क्यों? जब हो जुबां पे केसर और जोश दिलों में, तो इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज से। विमल, बोलो जुबां केसरी। 792 मेरा क्रेडिट स्कोर और आपका पैसाबाजार.com पे अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक करो। कम है तो ठीक करो, कभी लोन की जरूरत पड़ी तो काम आएगा। डाउनलोड पैसा बाजार ऐप। तुम जब भी बाहर से आते हो जानलेवा जर्म्स और बैक्टीरिया साथ ले आते हो, इन्हें खत्म करना होगा। डाज़ल की क्लीनिंग रेंज करे 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का सफाया, तो घर को सिर्फ क्लीन नहीं सैनिटाइज करो। डाज़ल बाय डाबर, मेरा कंप्लीट होम सैनिटाइजर। जब दिलों को जीतने की कला आ गई, तब समझना कामयाब हो तुम। पान बहार, पहचान कामयाबी की। रिश्ते में तो हम तुम्हारे आपके बेटे लगते हैं। लाइन कैसी लगी सर? पहली बार सुनी हमने ये लाइन। चले सर, शॉट रेडी है। एक मिनट तैयार हो अंदर से तुम? अरे यार फिर की कुकू शी शू शू। सर वो ठंड थोड़ी ज्यादा है ना? ठंड ज्यादा हो या कम, अंदर पहनो लक्स इन्फर्नो हरदम। लक्स इन्फर्नो अंदर तो सर्दी इच्छो मनता। टैक्सी। टैक्सी? हाँ, जब तुम ब्रश करते हो तो बाहर के जर्म्स टैक्सी करके तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाते हैं। नया कोलगेट जिगजैग एंटीबैक्टीरियल। इसके एंटीबैक्टीरियल ब्रिसल्स बाहर के बैक्टीरिया को दूर रखे। आपका ब्रश है या जर्म्स के लिए टैक्सी? नया जिगजैग कोलगेट का पहला एंटीबैक्टीरियल टूथब्रश। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा। मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है।
दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आए। मम्मा क्रीम लगा दो। क्रीम नहीं, कोल्ड क्रीम। इसे कहते हैं सर्दियों की तैयारी। गीजर लगवा दिया। इसे कहते हैं सर्दियों की तैयारी। ये है ना? इन नाजुक वुलन्स को आम डिटर्जेंट रूखा और फीका बनाते हैं, इसीलिए इजी विंटर वेयर। इजी के नो सोडा क्लेंजर्स ने गहरी सफाई और एडवांस कंडीशनर्स रखे सॉफ्ट एंड शाइनी। इसे कहते हैं सर्दियों की तैयारी। इजी